कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स का दर्जा पाए हुए हेल्थ वर्कर्स अब काली पट्टी बांध करके काम कर रहे हैं। ये काली पट्टी बांध करके काम करने का सिलसिला 21 अगस्त से शुरू हुआ है, जो कि 27 अगस्त तक चलेगा और बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को ये एक बड़ा प्रदर्शन भी करने वाले हैं। ये काली पट्टी बांध करके नाराजगी जताने का सिलसिला जो 21 अगस्त को शुरू हुआ है, उसकी बुनियाद पहले ही रखी जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि ये स्वास्थ्य कर्मचारी, जिसमें सीएचओ भी आते हैं, वो कई सारी प्रमुख मांगों को लेकर के सरकार से नाराज हैं, जिसमें सबसे अहम है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इन सीएचओ कर्मचारियों का कहना है कि एएमएस सिस्टम विभाग के सभी नियमित संविदा आउटसोर्सिंग अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू हो, न केवल सीएचओ के संविदा कर्मियों पर। ये सीएचओ कर्मी पहले भी सरकार से गुहार लगाते आए हैं कि उनकी समस्याओं पर सरकार नजर डाले और उसका निवारण ढूंढे। ये सीएचओ कर्मी कई और मांगों को लेकर के सरकार के सामने हमेशा से पेश होते आए हैं, लेकिन उनका कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। ये सीएचओ कर्मी अपने मानदेय से भी नाराज हैं। इनका कहना है कि हमारे काम के एवज में जो मानदेय हमें मिलता है, उससे हमारा घर नहीं चल रहा है, जबकि दूसरे प्रदेशों में इसके मुकाबले अच्छा मानदेय दिया जा रहा है। ईएल और सीएल जैसी व्यवस्थाओं से भी कहीं ना कहीं ये सीएचओ कर्मी काफी नाराज दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर के पहले भी इन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन तक अपनी गुहार पहुंचाई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई भी निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। ऐसे में अब इन कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध करके 21 अगस्त से 27 अगस्त तक प्रदर्शन करने की बात कही है। इनका ये कहना है कि हमारे कर्मचारी 21 अगस्त से 27 अगस्त तक काली पट्टी बांध करके सभी तरह के ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करेंगे और 28 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर भी किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इन सीएचओ कर्मचारियों की नाराजगी कहां तक सरकार सुनती है। योगेश जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। सीएचओ कैडर के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, डिजिटल स्ट्राइक की जा रही है और काली पट्टी बांधकर भी प्रदर्शन किया गया। उनका ऐसा कहना है कि जो एएमएस प्रणाली है उस पर रोक लगा दी जाए। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? जी, जो चर्चाएं हुई हैं सीएचओ को लेके, और आगे ऐसा है कि सारे एनएचएम कर्मचारियों पे एएमएस लागू होगा जी, उसमें बात हम लोगों का निष्कर्ष निकला था कि एएमएस से हमें आपत्ति नहीं, ड्यूटी हम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कार्य करने के लिए ही कर रहे हैं जी। और सबको पता है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आज के समय में उत्तर प्रदेश की एनएचएम के ही संविदा कर्मचारियों के बलबूते चल रही है जी, ऐसी दशा में हम चाहते हैं कार्य हो, अटेंडेंस भी लिया जाए, जी, लेकिन जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, नियमित कर्मचारियों को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, संविदा कर्मचारियों को केवल कार्य लिया जा रहा है। जी, वहीं उत्तर प्रदेश छोड़ के अन्य प्रदेशों में एनएचएम कर्मचारियों को भी सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें नियमितीकरण है, समान कार्य समान वेतन है, जैसे अनेक चीजें हैं। तो वो सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए, साथ में कुछ जो त्रुटियां हैं ऐप पे, उसके बारे में चर्चा करके उसको सुधार कराया जाए। और जो दूर दराज गांव के क्षेत्र हैं जहां पे नेटवर्क नहीं कार्य करेगा, तो वहां किसी प्रकार की असुविधा होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। और हम अगर एएमएस पे लगा रहे हैं अटेंडेंस, तो हमें अतिरिक्त 30 दिन का ईएल दिया जाए, नियमितीकरण का लाभ एक समय सीमा के बाद दिया जाए, समान कार्य समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि इंसान के पास जो कर्मचारी कार्य करेगा उसके लिए केवल एक ही स्रोत रह जाता है कार्य करने का, कि उसे नौकरी ही करनी, अन्य कोई सोर्स ऑफ इनकम उनका नहीं है। और 10 से 12 हजार में वो ना जीवन यापन कर सकते हैं, ना भविष्य के लिए कोई राशि सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसी दशा में सारी सुविधाओं के साथ में इसको लागू किया जाएगा, तो एक बराबर समानता का अधिकार, समानता दिखेगी, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जा रहा है। जी, योगेश जी, खबरें ऐसे भी निकलकर सामने आई थी कि सिर्फ सीएचओ के ऊपर एएमएस लागू हो रहा था, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी नहीं, अभी सीएचओ पे ये प्रथम स्टेज में लगाया गया है। जी, आगे चल के एक वीडियो भी जैसा हो सकता है आपको मिला हो, प्रमुख सचिव महोदय द्वारा कहा गया है कि आगे चल के एएनएम्स पे, उसके बाद अन्य कर्मचारियों पे स्टेप बाय स्टेप एनएचएम पे लागू किया जाएगा। जो कि कुछ जगह से सूचना आई है कि कई जगह पे जिला स्तर के जो एनएचएम के संविदा और अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी एएमएस लागू कर दिया गया है। इटावा का ऐसा विषय आया है एक पत्र के माध्यम से। तो कार्यवाही सब पे हो रही है इसको लेके। जी,
योगेश जी, ऐसा भी कहा गया है कि जो ये कर्मचारी हैं लगातार प्रदर्शन करें, ये 21 से 27 तक डिजिटली, लेकिन 28 तारीख को राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ एनएचएम कर्मचारियों की और भी समस्याएं थी जिनको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। तो क्या उत्तर प्रदेश में किसी भी समस्या के हल के लिए कर्मचारी को पहले प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब सरकार उनकी बात को सुनेगी? जी हाँ, विगत 2-3 वर्षों से लगातार जिस तरीके से कार्यशैली रही है, प्रयास हमेशा से किया जा रहा है संगठन द्वारा भी कि एक सकारात्मक वातावरण में समाधान हो सके, लेकिन हो नहीं पा रहा है। उसको लेके फिर कर्मचारी एकदम निराश है और ऊपर से ये अलग से एक नियम पे नियम आए जा रहे हैं। कर्मचारी के ऊपर कार्य का दबाव अधिक से बढ़ाया जा रहा है जी। और मांगे एक भी नहीं पूर्ण हुई हैं। चूंकि ये मांगे नहीं है, ये असामान्य चीजें हैं जो सुविधा नियमता होनी चाहिए। जो आपका भारत का संविधान कहता है, लेबर लॉ कहता है कि कोई कर्मचारी उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। ईपीएफ का लाभ समस्त कर्मचारियों को प्राइवेट में दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी को एस्टेब्लिश करता है जी। तो एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड का उसको लाभ ईएसआई का लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ एनएचएम में सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत संविदा कर्मचारी हैं, उनको ईपीएफ ईएसआई का लाभ नहीं मिलता है। साथ में और ज्यादा प्रताड़ित किए जाने के एक रास्ता खुला हुआ है, आउटसोर्सिंग प्रथा जी। ऐसे कर्मचारी जो एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं जी। और उनका वेतन से उनका कमीशन काट के एजेंसी को दिया जाता है और उनको हमेशा धमकी मिलती है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो एक संविदा व्यवस्था है तो उसमें सबको एक समान रखना चाहिए, साथ में सुविधाएं दी जानी चाहिए। नियमितीकरण का विषय बात का आता है, पहले आप संविदा पे वो सुविधाएं तो उपलब्ध कराएं जिससे कर्मचारी सही ढंग से कार्य कर सके। जी। योगेश जी, लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो संविदा के हों या फिर नियमित कर्मचारी हों, स्वास्थ्य मंत्री के से मिलते आए हैं, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं ब्रजेश पाठक जी, उनसे मिले हैं और वहां से सिर्फ आश्वासन मिलता है। तो कब तक आखिर ये कर्मचारी जो है वो आश्वासन लेते रहेंगे? ग्रीवेंसेज का जो हमारे समय में जो दिख रहा है, इस समय स्वास्थ्य विभाग में खास करके ग्रीवेंसेज का कोई प्रॉपर समाधान नहीं है। समस्याओं का समाधान करे जाने का कोई तरीका प्रॉपर रूप से नहीं अपनाया जा रहा है। चिट्ठी पत्री दी जाती है, ज्ञापन दिया जाता है, ऐसा लगता है उसे बंद बस्ते में उठा के रख दिया जाता है। उस पर कोई कार्यवाही से किसी को नहीं अवगत होना होता है, ना किसी प्रकार की कोई सूचना आती है, ना कोई आदेश निर्गत होता है। तो ऐसा लगता है कि समस्याओं के समाधान के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करती है ऐसे सिस्टम। जी। योगेश जी, 28 अगस्त के धरने की क्या आप समर्थन में हैं? आपको ये सारी चीजें किस प्रकार से सही लग रही हैं और आप इसके लिए जो कर्मचारी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, जो हमारा संगठन का उद्देश्य शुरू से रहा है राष्ट्रहित, उद्योग हित और कर्मचारी हित, उसी विचारधारा पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लगातार कर्मचारियों से हमेशा अपील की है कि आप कार्य करिए, कार्य करने के लिए समय से केंद्र पे पहुंचिए, अपने वहाँ मरीजों के साथ में अच्छे से व्यवहार करिए, सही ढंग से कार्य करिए और प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करे। तो इस पे हमारा वही स्टैंड है कि हाँ, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें आपत्ति नहीं, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसके लिए सुधार किए जाने के लिए चर्चा होनी चाहिए। साथ में जो एक नियमित कर्मचारियों पे नहीं लागू हो उस पे भी लागू होना चाहिए और जो उन्हें लाभ दिए जा रहे हैं उस बारे में भी चिंता करते हुए लाभ दिए जाने की बात हो जानी चाहिए संविदा कर्मचारी के लिए। ये चीजें मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, पहले से इस पे चिंता करना चाहिए प्रमुख सचिव सर को कि पहले हम सुविधाएं दे दें, फिर उसके बाद हम अटेंडेंस की भी व्यवस्था करें। लेकिन वो उल्टा कर रहे हैं, सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है और अटेंडेंस अलग से लगा दिया गया है। यहीं पे एक एमबीबीएस चिकित्सक के लिए वेतन बढ़ाने की बात हुई थी, जहाँ पे 60,000-70,000 रुपए सैलरी हुआ करता था, प्रारंभिक वेतन 55,000 रुपए। और नया एडवर्टाइजमेंट आया है एमबीबीएस चिकित्सक के लिए, उसमें उनकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 80,000 प्लस 20,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है अलग अलग कार्यक्रम में। वहीं पुराने जो पहले से कार्य कर रहे हैं जिनकी सैलरी 70,000 रुपए है, उनकी 70-80 रहेगी और जो नए एमबीबीएस डॉक्टर्स इंटरव्यू दे के ज्वाइन करेंगे नौकरी, उनकी सैलरी 1 लाख होगी। तो यही नियम नहीं समझ में आ रहा कि क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है, वरिष्ठता का क्रम का ध्यान है कि नहीं है। ये चीजें आज नहीं तो कल कोर्ट में चैलेंज होंगे, समाधान मिलेगा। लेकिन ये चीजें सरकार के सिस्टम को मतलब खराब करने की क्या आवश्यकता है, बार बार कोर्ट का सहारा लेने की क्या जरूरत है। बेसिक चीजें किसी को समझाया जाए कि नया कोई आएगा उसका वेतन पुराने से कम होना चाहिए, बेसिक नीति है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे आदेश भी है और इतने वरिष्ठ जन डिसीजन ले रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस पे कोई चिंता कर रहा है, कोई ध्यान दे रहा है। जी। योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, नमस्कार। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। ये स्वास्थ्य कर्मी वो स्वास्थ्य कर्मी थे जो कोरोना काल में कोरोना योद्धा कहला रहे थे, लेकिन जून में इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिसके बाद ये सड़क पर आ गए हैं। इनका ये कहना है कि हमारे घर की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर हैं, लेकिन एकाएक हमारा काम छीन लिया गया और अब हम अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सीएचओ का भी है। सीएचओ लंबे समय से सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था के ढांचे को बेहतर करने में दिन रात एक किया करता है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर कई सारी समस्याएं लादी जा रही हैं, जिससे वो नाराज है और अब काली पट्टी बांध करके काम करने को मजबूर है। देखना यह होगा कि क्या 27 अगस्त तक कोई निष्कर्ष निकलता है या फिर 28 अगस्त को ये सीएचओ सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।